अपने अपने बुक से। एनसीईआरटी सबके पास होगा, पहले एनसीईआरटी बुक देख लीजिए, कहीं क्वेश्चन दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास एक तरह से डाउट क्लास है। लाइट चैप्टर के लिए जो भी डाउट होगा आप लोग पूछोगे। सर। हाँ जी बोलो। सर मार्बल फ्लोर पर सर हम वाटर गिरा देते हैं, तो सर उसमें अगर हम एक सर लाइट सर 20 लाइट से मारेंगे तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो सर वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या सर सर वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। नहीं नहीं, देखो मार्बल जब है, ठीक है, मार्बल में क्या बोले कि वाटर गिरा देंगे। यस सर। हाँ तो देखो वहां से है, पूरा स्मूथ सरफेस देखने को नहीं मिलेगा, है ना, पूरा स्मूथ। स्लिपरी हो जाएगा। हाँ तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा सर इर्रेगुलर ना। हाँ। और देखो और क्वेश्चंस कहाँ दिक्कत है। जितना भी कुछ हम लिखाए हुए हैं उसमें भी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। सर स्पेस में कौन सा लेंस यूज होता है? स्पेस का जो सैटेलाइट होता है उसका फ्रंट मिरर कौन सा यूज होता है? अच्छा ध्यान देना, स्पेस करने का मतलब टेलीस्कोप कर रहे हो आप। नो सर, सैटेलाइट जैसे कि हम भेजते हैं, मतलब कि जैसे हम मार्स पे कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसको ऑर्बिट पे चक्कर लगाने के लिए, तो उसमें कौन उसमें सा लेंस, कहाँ पे लेंस का बात कर रहे हो। सर कॉनकेव मिरर शायद रहता है, ऐसा कोई मिरर लगता है आगे। देखो ध्यान देना, डिपेंड करता है वहां पे किस डिवाइस डिवाइस का बात करो, कि वहां पे स्पेस क्राफ्ट में कोई लेंस होगा मिरर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नो सर, नो यदि सर, आप पार्कर सोलर प्रोब जो अभी सन के लिए गया है, उसका जो हीट होगा तो रिफ्लेक्ट करने के लिए चाहिए ना कोई आगे मिरर। तो ये बोलो, ध्यान देना, यस वो सर। कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर। देखो इधर कॉन्केव मिरर क्या होगा, तो क्या होगा देखो, एक बड़ा एरिया से, बहुत ही ब्रॉड एरिया से लाइट को रिसीव करेगा और सारा का सारा लाइट रेज कहां पे जाके मीट करेगा, फोकस। फोकस। तो लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, बहुत ब्रॉड एरिया से लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जा सकता है, तो होगा कॉनकेव। कॉन्केव। ठीक है हाँ, ठीक है। और और भी अपना अपना बुक सबसे पहले खोल लोगे जी। सबसे पहला काम होगा आपका, जैसे अलग अलग स्टूडेंट हो सकता है, अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते होंगे, और स्कूल ही बुक प्रोवाइड करता है, अपना अपना बुक चलाता है। तो हम देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में जो बच्चे लाते थे, धनबाद पब्लिक स्कूल का कुछ अलग पब्लिकेशन का है, डीएवी का तो अपना हाँ सर। एक। तो अलग अलग बुक में क्वेश्चंस भी अलग अलग है, इसलिए हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस अपने बुक से पूछो, ताकि जो क्वेश्चन दिक्कत है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप अपना बुक जरूर खोलिए, सामने जरूर रखो। सर हाँ जी। सर कैलिडोस्कोप क्या होता है? हाँ कैलिडोस्कोप समझते हैं क्या है? देखो कैलिडोस्कोप क्या होता है, एक होलो सिलेंडर लिया गया, ठीक है। होलो सिलेंडर में क्या किया जाता है, तीन मिरर जो है इस तरह से रहता है। एक मिनट वेट करोगे, क्या देना, तीन मिरर हम इस तरह से लिए, एक मिरर बेस पे, एक मिरर यहाँ पे, और तीसरा मिरर ऐसे, इस तरह से तीन मिरर इस तरह से कनेक्ट कर लिए। मिरर का जो
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर है, इनर पार्ट में, यहाँ पे। अच्छा देखो, यदि हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि छोटा सा ऑब्जेक्ट यदि रखें, मार्बल रखें, थर्मोकोल, कलरफुल थर्मोकोल रखेंगे, तो एक के लिए फिगर कितना बनेगा? एक के लिए फिगर बनेगा 3 मिरर पे 3, लेकिन इमेज का भी इमेज बनेगा कि मान लो कि 3 है, इमेज बना 1 2 3, लेकिन इमेज का इमेज बनेगा दूसरे पे, तीसरे पे, मतलब एक ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत सारा बनेगा, मतलब एक न्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि कैलिडोस्कोप मतलब एक कार्डबोर्ड लिया गया सिलिंड्रिकल, इसके अंदर इस तरह का 3 प्लेन मिरर को कनेक्ट किया गया और ये हॉलो सिलेंडर के अंदर इस तरह से डाल दिए, और अंदर में छोटे छोटे मान लो कि कलरफुल मार्बल्स या फिर कलरफुल थर्मोकोल का टुकड़ा वगैरह यदि रख दिया जाए, थोड़ा सा भी यदि मूव किया जाए, पोजीशन चेंज किया जाए, तो एक नया पैटर्न देखने को मिलता है, बहुत अच्छा खूबसूरत पैटर्न देखने को मिलता है। ये डिजाइनिंग वगैरह में काम लगता है, ठीक है। तो यही है कैलिडोस्कोप। समझे कैलिडोस्कोप क्या है? यस सर। बताओगे जिसका डाउट था? यस सर। ठीक है, इसमें चलो और एक हम डिस्कस करते हैं, पेरिस्कोप। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बहुत कुछ नहीं था, तो चलो और आगे डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर का यूज बोल सकते हो। यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का एक यूज ये देखें कि कैलिडोस्कोप में होता है, सेविंग मिरर के रूप में यूज होता है, ठीक है, सैलून वगैरह में यूज किया जाता है, फेस व्यूइंग मिरर ये बोलो या फिर फेस व्यूइंग मिरर के रूप में यूज होता है। फिर और एक यूज है पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप में भी यूज होता है। पेरिस्कोप में कैसे यूज है देखो, चलो ये मीटर का बता रहे हैं। क्लास 7 में रिफ्लेक्शन के बारे में तो होगा, तो शायद ये पढ़े होंगे क्या, यदि नहीं पढ़े तो अभी हम समझा देते हैं। इस तरह का एक बनाया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है, होलो सिलेंडर है, और वही होलो सिलेंडर इस तरह से बेंड किया, इधर इधर 2 मिरर लगाया जाएगा 45 डिग्री एंगल से झुका हुआ, एक मिरर यहाँ पे और दूसरा मिरर यहाँ पे। ठीक है, क्यों इसका यूज कहां पे होगा देखोगे, मान लो कि सबमेरीन, पानी के अंदर है सबमेरीन, और सबमेरीन जब पानी से ऊपर सरफेस पे जब आएगा, तो सबसे पहले पेरिस्कोप का यूज करता है, और वो देखता है पूरा आसपास का एरिया को देखता है। मान लो कि वैसे जगह पे तो नहीं उठ रहा है जहां पे मान लो कि उसका इनेमी दुश्मन वगैरह सेना वगैरह है, तो क्या कर सकता है देखो, यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, आदमी है, बोट है, तो उसका इमेज बनेगा, इसका इमेज बनेगा मिरर पे, एक इमेज बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से हम आराम से देख सकते हैं। पानी के अंदर ही है सबमेरीन, पेरिस्कोप का यूज हो रहा है, बाहर में यदि बोट है, स्कीप है, इसका इमेज बनेगा मिरर पे, मिरर पे, इमेज का इमेज बनेगा दूसरे मिरर पे, जिसको हम लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबमेरीन में यूज होता है। घर पे ही मान लो कि यदि आप ये बात करो कि ग्रिल लगा हुआ है विंडो पे, और घर से बाहर आप देखना चाहते हो, नीचे की ओर या ऊपर की ओर, स्काई की ओर देखना चाहते हो, तो आप देख लो, पेरिस्कोप का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। ये समझ गए कि पेरिस्कोप क्या है और क्या बेनिफिट है इसका।
बताओगे? ठीक है, ध्यान देना। जब कैलेडोस्कोप बताए, पेरिस्कोप बताए, और भी कुछ चीजें आते हैं, और एक यूज, बहुत अच्छा यूज हमको ध्यान में आ रहा है, प्लेन मिरर का यूज। देखोगे शार्प टर्निंग जहां पे होता है, कहीं कहीं टेलीस्कोप कहते हैं सर, हाँ जी, इसको टेलीस्कोप कहते हैं कि पेलिस्कोप? ये हम पेरिस्कोप बोल रहे हैं, नॉट टेलीस्कोप। यस सर। इसका नाम है पेरिस्कोप। ठीक है, पेनिस्कोप। टेलीस्कोप नहीं, टेलीस्कोप बिल्कुल गलत। टेलीस्कोप तो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है, उसमें लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। हाँ, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो ये पेरिस्कोप का बात कर रहे थे। आगे देखते हैं। देखो होता ये है, यदि शार्प टर्निंग रहता है, ये रोड है, इधर से व्हीकल जा रहा है, इधर से गाड़ी जा रहा है, इधर से भी गाड़ी जा रहा है, और काफी स्पीड से यदि गाड़ी जाएगा, आया ऐसे टकरा गया, कॉलिजन। तो जहां पे ब्लाइंड टर्निंग, इसको बोलते हैं ब्लाइंड टर्निंग, इधर का दिखेगा लेकिन हम इसको तो जाना है इधर एल शेप का है। ये ब्लाइंड टर्निंग में क्या किया जाता है, इस जगह पे यहाँ पे एक मिरर लगाया जाता है, 45 डिग्री एंगल से झुका हुआ, मतलब ये स्ट्रेट जो है थोड़ा सा झुका हुआ। अब क्या होगा, इधर से जो व्हीकल्स आ रहा है, जो गाड़ी आ रहा है, वो मिरर पे आराम से देख सकता है कि इधर से कोई गाड़ी आ रहा है, तो उसका इमेज बन जाएगा, देख लेगा ये। इधर वाला जो गाड़ी है उसको भी दिखेगा, क्योंकि इसका इमेज दिखेगा यहाँ पे, तो ये भी अलर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, एक्सीडेंट्स से अवॉइड कर सकता है, एक्सीडेंट से बचाव हो सकता है। शार्प टर्निंग में प्लेन मिरर, एक बड़ा सा प्लेन मिरर लगाया जाता है, ताकि क्या है कि शार्प टर्निंग में देखा जा सकता है, या ब्लाइंड टर्निंग में देखा जा सकता है कि उधर से कोई व्हीकल आ रहा है क्या। समझ गए? ये एग्जांपल समझे या नहीं समझे? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, प्लेन मिरर का जितना यूज बताए काफी है। और कोई क्वेश्चन डाउट है तो बताओ। सर कुछ बटरफ्लाइज के आइस के बारे में, बटरफ्लाइज के आइस के बारे में। बटरफ्लाई के आई, तो ये इधर लाइट में तो टॉपिक में नहीं है जी। सर एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है इधर, डिड यू न्यू 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 करके, डिड यू नो करके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आइज ऑफ बटरफ्लाई। आईज ऑफ बटरफ्लाई क्या लिखा है, पढ़ो। Sir, animals have eyes shaped in the different ways. Eyes of crabs are quite small, but they enable the crabs to look all around. So the crab can sense even if the enemy approach from the behind. हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो ये जो पढ़ रहे हो लाइट वाले में दिया है कि आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एक चैप्टर दिखेगा शायद, उसमें है क्या? No sir, पेज नंबर 208 है ये, और डिड यू नो में है। देखो ये है क्रैब जो होता है, केकड़ा इस तरह का होता है, ये है, और उसका आईज कहाँ पे होता है, साइड पे होता है। तो बोला जा रहा है कि उसका आईज जो है वो मूव कर सकता है, और इस तरह से मूव करता है कि बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया तक वो कवर कर लेता है, ब्रॉड एरिया तक कवर कर सकता है, और ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इसी पर बेस्ड है, ध्यान देना। हम लोग का जो है दो आई होने का क्या बेनिफिट है, एक आंख होता तो भी हम लोग अच्छे से देख सकते थे, लेकिन यदि दो आंख है तो इसका कुछ बेनिफिट है क्या एडिशनल? सर 180 डिग्री देख सकते हैं हम लोग। कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड। मतलब यदि हम एक आंख बंद कर लिए, एक आंख बंद करके यदि हम ये हाथ रखे हुए इधर, तो ये नहीं दिख रहा है। 90 डिग्री।
नहीं नहीं, एक आंख से 90 नहीं 150 डिग्री दिखता है। एक आंख से दिखता है 150 डिग्री का कवरेज होता है, और दो आंख से होता है 180 डिग्री का। मतलब दो आंख खुला हुआ है तो ये हाथ हम दोनों फैलाए हुए हैं तो दोनों दिख रहा है, दोनों हाथ का एंड पॉइंट हमको दिख रहा है, इधर भी इधर भी। जैसे थोड़ा सा भी मूव कर रहा है तो दिख रहा है, इधर आंख भी दिख रहा है, हाथ का एंड पॉइंट इधर भी दिख रहा है। Yes, ठीक sir. है, तो जब दो आईज है मतलब कवरेज जो है, कितना कवरेज तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं 180 डिग्री, और वन आई से कितना डिग्री तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं 150 डिग्री। मतलब यहां से यदि लिया जाए तो कुछ यहाँ तक का कवरेज, बिल्कुल 180 डिग्री नहीं हो। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या है बताओगे? अपने बुक्स, अपने अपने बुक्स पे, क्योंकि ज्यादातर आपके बुक से ही क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, हाँ जी बोलोगे और? यस सर। और कोई डाउट बताओ? कोई डाउट नहीं है? और देखिए बुक देखो, बुक देखो, और भी कुछ पूछने का है? एक टॉपिक हम लिखा रहे हैं फिर समझाएंगे भी। बाकी अभी आप लोग अपना बुक ही देखो, डाउट सब पूछ सकते हो। नो सर। सर 360/0 है। थीटा है 360/थीटा। थीटा एक सिंबल है एंगल के लिए, थीटा, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, एंगल के लिए सिंबल है।
देखो ध्यान दोगे, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि दो प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर के बीच का कोई एंगल है, दोनों इंक्लाइंड है किसी एंगल के साथ, एंगल के लिए सिंबल दिया गया है थीटा। ठीक है, दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो कोई भी एक यदि ऑब्जेक्ट रखा जाए यहाँ पे, तो कितना इमेज बनेगा? तो आप सोचो, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज यहाँ बनेगा, एक इमेज यहाँ बनेगा, लेकिन इमेज का फिर यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज का फिर इमेज बनेगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ टोटल इमेजेस कितने होंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, n का वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू 360 बाई थीटा, 360 बाई एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स। तो जब ये दोनों डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जैसे एक एग्जांपल लिए 60 डिग्री, 360 बाई 60 किए, वैल्यू आया कितना 6। तो यदि n का वैल्यू ऑड आया, मान लो कि 5 आता, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही बनेगा। लेकिन यदि 6 आ रहा है, तो जब भी इवन नंबर आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, उससे कम बनेगा। नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, 6 में एक कम किए मतलब 5। एक्चुअल में देखोगे, यहाँ पे 6 इमेज ही बन रहा है, लेकिन एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज बन जाता है, जिस कारण से 5 ही इमेज दिखेगा यदि हम लोग देखेंगे तो। इसलिए जब भी नंबर ऑफ इमेजेस इवन नंबर आएगा n की जगह पे, तो हम लोग एक कम कर देते हैं, और नंबर इमेज बनता है। ठीक है, ये समझ? ठीक है, हाँ, ये है कि सर फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में यदि 5.5 आएगा तो उसको हम लोग 6 लेंगे, मतलब 5 कंप्लीट इमेज दिखेगा और एक इमेज पूरा नहीं दिखेगा, आधा दिखेगा, तो 6 ले लो। ठीक है, तो ये बोल सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ठीक है, और कोई डाउट से देख लो। नहीं आ रहा है? चलो ठीक। सर हाँ जी, सर हाँ, a concave lens of focal length 50. Draw a ray diagram to show the nature and position of the image formed when the object is kept a distance of centimeter. Point number 2, 15 centimeter. 3, 10 centimeter. ठीक है, ये शायद एनसीईआरटी में ही है ना? नो सर, स्कूल का बुक में। अच्छा चलो, यस सर, एनसीईआरटी में। हाँ ठीक, इस ढंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बनाओगे जरूर क्वेश्चन। ठीक है, हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है। तो यस अच्छा ठीक है, कॉन्केव पर हम डिस्कस करते हैं, जो दिया है उसी को कॉन्वेक्स करेंगे। हाँ बोलो। ये तो सर ने पहले कॉन्वेक्स लेंस वाला। अच्छा ठीक होगा, कॉन्वेक्स ही पहले बताते हैं। देखो, सपोज ये एक कन्वेक्स लेंस है,
दिया हुआ है फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है 15। तो यहां से यहां तक 15। फिर आप समझ सकते हो। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 15 है तो ये कितना होगा, 30 नहीं 30 ये 15 तो ये भी 15, यहां से यहां तक 30 होगा, यहां से यहां तक 30 होगा। अच्छा ये बताओगे ऑप्टिकल सेंटर से 2f तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ बताया, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी भी बोल सकते हो, C1 बोलेंगे या 2f1 बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस बोलते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होता है उसका हाफ होता है कौन, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ। हाँ फोकल लेंथ जितना होगा उसका डबल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर भी हम लोग ऐसे लेंगे, ये 15 सेंटीमीटर है। पहला दिया हुआ ये कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे, 30 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे हो, देख लो 15 एंड 15, ये 30 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में आप बनाओगे फिगर तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, 2f पे, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, 2f पे, 2f पे जब होगा। अच्छा बताओ इमेज कहां और कैसा बनेगा, सर 2f पे है तो और फोकल लेंथ में बनेगा। गलत, फोकल लेंथ पे नहीं बनेगा, फोकस पे नहीं बनेगा। सर ऑप्टिकल सेंटर, सर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर पे कभी इमेज नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे हैं 2f पे, इमेज कहां पे बनेगा, सर फोकस, 2f पे ही बनेगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज 2f बनेगा। हाँ याद करो, देखोगे हम बना दे रहे हैं, बताए हुए हैं, ऑब्जेक्ट जब 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे ही बनता है ना, यहीं पे बनेगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। इसलिए हम बोले भी थे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है पहले ही एक बार मार्किंग कर लेना कि उतना बड़ा इमेज बनेगा, है ना, उतना बड़ा इमेज का एक मार्किंग कर लेना पहले ही, ताकि बनाने में आसानी होगा। और इस तरह से बोले हुए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे गया और ये फोकस से जाएगा। फिर आपका स्केल का एंड पॉइंट यहाँ पे रखना और एक यहाँ पे रखना, मिला दो, तो फिर ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, अनडेविएटेड जाएगा और इस तरह से ये जाएगा, है ना। तो 2f पे रखेंगे तो 2f पे ही इमेज बनेगा। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि ऑब्जेक्ट को जब हम 2f पे रखे हैं तो इमेज 2f पे ही बना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बना, और इमेज का नेचर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, एक्चुअल में लाइट रेज कट रहा है, इन्वर्टेड बना, उल्टा बना, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बना। ये समझ, हाँ सर नेचर, सर नेचर क्या बोले, सर नेचर क्या होगा, नेचर ही तो बोले, नेचर का मतलब रियल बना, इन्वर्टेड बना, सेम साइज का बना, नेचर हुआ ये, कैसे, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज, ठीक है। तो फर्स्ट केस होगा। सेकंड केस में क्या करोगे, एक दूसरा फिगर जब बनाओगे ऑब्जेक्ट को रखोगे यहाँ पे फोकस पे। अच्छा याद करो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, फोकस पे। सब चार्ट पूछ के खा गया है जी। ऑप्टिकल सेंटर पे, ऑप्टिकल
कहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर पे कभी नहीं बनता है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर में, यही है, बदमाशी करता है ऑनलाइन क्लास में, टीचर सामने नहीं होते हैं तो थोड़ा बदमाशी कर रहा है तुम लोग। देखो फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है, लाइट रे ऐसा जाएगा जैसे लगेगा कि भाई मिलेगा ही नहीं, पैरेलल जाता है, मतलब हम लोग बोलेंगे मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? इंफिनिटी पे। देख लो दूसरे का फिगर, सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 2f है, f2। ऑब्जेक्ट को यदि हम यहाँ पे रखें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो जाएगा कहां से? फोकस से, तो ये गया फोकस से, फिर यहां से और एक लाइट रे भेजे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बैंड नहीं करेगा, सीधा जाएगा, तो पता चल रहा है कि ये दोनों लाइट रेज लेंस से पास होने के बाद कहां पे मीट करेगा? बहुत 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 दूर जाके इंफिनिटी पे, तो हम बोलेंगे इमेज बनेगा कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे, और मीट करेगा इसका मतलब रियल बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो सेकंड केस में ये डायग्राम बनाना है, समझे? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखेंगे, मतलब किसके किसके बीच रखेंगे ये बता दो। ऑब्जेक्ट और फोकस। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, मतलब यहाँ पे रखेंगे। अच्छा बताओगे, याद करके बताओ, इस दोनों के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है और कैसा बनता है बताओ? सर इमेज वर्चुअल इरेट और इनलार्ज बनेगा। हाँ ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, याद करना ऐसे लाइट रे भेजेंगे, फोकस से भेजेंगे, एक लाइट रे ऐसे भेजेंगे, पता चल रहा है कि ये फैल रहा है धीरे धीरे, मीट कहाँ पे करेगा? सर इनफिनिट से मीट करेगा, तो एक्चुअल में मीट नहीं करता है, एपियर होता है मीट करता हुआ, तो बोलेंगे इमेज कैसा बना? वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और मैग्नीफाइड बना। इनलार्ज। हाँ इनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड, एक ही बात है। तो ये तीसरा केस हो जाएगा। क्या ड्राइंग बना लोगे? यस सर। सर बना लेंगे। थर्ड केस भी बना लोगे ना? थर्ड केस में जो है फिगर्स हो सर वो 10 सेंटीमीटर में तो वो सर 55 सेंटीमीटर बता दीजिए ना। अजी रुको, एक जन को बोलने दो। हाँ बोलो जी, जो आप पूछे हुए थे। सर थर्ड नंबर कहाँ पे बनेगा एक बार बता दीजिए ना। बस फिगर बना दे। यस सर बना दीजिए ना। अच्छा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले। सर फिगर के बिना ही ऐसे ले लिए। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये मिटा के बना दे। देखो मान लो यहां से यहां तक है 15 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 दिया है। ऑब्जेक्ट को रखना है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक कहीं बीच में ही रखना है। चलो यदि हम रख दिए यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर, बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, सिंपल आपको वो कंडीशन ड्रॉ करना है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, मतलब लास्ट जो फिगर बनाए थे कॉन्वेक्स लेंस में वही बनाने का है। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ये फोकस से जाएगा, ये फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा इस तरह से, पता चला कि ये है तो अनडिवाइडेड जाएगा, ऐसे गया, पता चल रहा है कि ये पीछे की ओर ये इस तरह से फैलते जा रहा है,
यदि हम कोई ऑब्जर्वर है यदि देख रहा है तो उसको ऑब्जर्व क्या होगा, लगेगा कि लाइट रे एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, कहां पे, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही, ठीक है। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही लाइट रेज मीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे इमेज कहां पे बना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना, वर्चुअल बना। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, वर्चुअल है, सीधा बना, इरेक्ट बना और बड़ा बना, मैग्नीफाइड बना। समझ गए? यस सर। ठीक है, यही होगा। अच्छा देखो, यदि कॉन्वेक्स लेंस यदि रहता, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट को यदि हम यहां पे रखें तो याद करना हमेशा इमेज कहां पे बना था, फोकस पे या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। तो यहां पे रखेंगे तो एक ऐसे जाएगा, फैल जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब कहां पे बनेगा, दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। यदि हम फोकस पे रखेंगे तो लाइट रे इस तरह से भेजेंगे, इस तरह से जाएगा, मतलब तब भी क्या होगा, दोनों के बीच ही मीट करेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन आप रखोगे, जब भी आप कॉनकेव लेंस लोगे तो आप पाओगे कि हमेशा क्या है, दोनों के बीच ही, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही बनेगा। बताओगे सर 55 सेंटीमीटर। क्या सर बोले? 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर जब ले लिए, इसका मतलब क्या, ये 15 है, ये 15 है, 30 हुआ, 55 सेंटीमीटर इससे भी दूर, मतलब आप फिगर बनाओगे बियॉन्ड 2f का, दैट इज ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f, तब इमेज कहां बनेगा, इमेज f और 2f के बीच बनेगा, ठीक है, इमेज बनेगा f और 2f के बीच, ठीक है। यस और सर, हो बताओ, गया। हो गया, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी देखिए जो दिक्कत है। ले लिए सर। ठीक है, यस सर, ले। बताओ, और कोई क्वेश्चन है, देखिए। सर कॉनकेव में कैसे बनेगा? कंडीशन बताओ। सर सेम कंडीशन में कॉनकेव में। देखो, ये है 15 सेंटीमीटर, पहला केस है ऑब्जेक्ट को रखे 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे मतलब यहां रखेंगे, यहाँ पे 3 केसेस जो भी आप देख रहे हो, तीनों केस में हमेशा एक जैसा फिगर बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। देख लीजिए कैसे, मान लो लाइट रे इस तरह से गया, कॉनकेव लेंस है, लाइट रे को एक्सपेंड करता है तो ये फोकस से डाइवर्ज होगा, दूसरा जो लाइट रे है हम भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब क्या देख रहे हैं, लाइट रे तो आगे जा रहा है तो धीरे धीरे और एक्सपेंड हो रहा है, यदि मीट किया तो कहां पे मीट किया, एपियर हो रहा है मीट करता हुआ यहाँ पे ही, तो इमेज यहाँ पे बना,
ठीक है, तो इमेज कहां बना देख लो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। फर्स्ट केस हो गया, कोई दिक्कत, समझ गए? यस सर। दूसरा केस 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे भी यदि देख लो, लाइट रे से जाएगा और ये एक्सपेंड होगा, कहां से? फोकस से एक्सपेंड हुआ, फोकस से ये डाइवर्ज हुआ। दूसरा लाइट रे यदि हम भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, अनडेविएटेड गया, ये देख लो कहां पे बना, ए डैश बी डैश, मतलब इस केस में भी बन रहा है कहां पे? दोनों के बीच बना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। सेकंड केस में भी यही है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, सॉरी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, इमेज उससे छोटा है। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन के अनुसार बना। थर्ड कंडीशन लोगे, ऑब्जेक्ट को और सामने लाओ तो भी इसी दोनों के बीच बनेगा, देख लो, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, मतलब इसी दोनों के बीच रखेंगे। रखो ऑब्जेक्ट को, लाइट रे भेजे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो एक्सपेंड करेगा, डाइवर्ज करेगा, कहां से? लगभग फोकस से, ऐसे ऐसे। फिर एक लाइट रे यहां से जो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, अनडेविएटेड, देख लो कहां पे मीट कर रहा है, ये तो धीरे धीरे फिर कहां पे मीट कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही करेंगे, यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो तीनों कंडीशन में सेम बना, याद करना, कॉनकेव लेंस के लिए हम बहुत सारा डायग्राम नहीं बनाए हुए थे, बस एक बनाए हुए थे इंफिनिटी के लिए, और दूसरा बोले थे कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज कहां बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो यहाँ पे देख लो 3 कंडीशन है, फिर भी वही बन रहा है, पोजीशन एक ही है। हाँ, अलग बात है कि यहाँ के बजाय थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट किया, लेकिन पोजीशन तो वही बोलेंगे ना, बिटवीन ओ एंड एफ। समझ गए? कोई दिक्कत बोलोगे? सर ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है, और क्वेश्चंस देखिए जो दिक्कत है। और क्या डाउट है वो देख लो। सर The question is, when a spherical lens is held towards the sun and a sharp image is formed on a piece of black paper, a hole gets burned in the black paper after some time. What name is given to the distance between the spherical lens and the black paper? सही हो, फोकल लेंथ, मतलब ये दिया है, फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, हम समझा रहे हैं क्या है। देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत सारा लाइट रेज आ रहा है, सन से जो लाइट रेज आ रहा है, मतलब पैरेलल लाइट रेज एज्यूम करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद देख लो, मतलब सिचुएशन ऐसा है
कि लाइट रेज जो आ रहा है इसे, तो कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट करता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो? फोकस। फोकल लेंथ। नहीं, पॉइंट को फोकस बोलते हैं, पॉइंट को फोकस बोलते हैं जहां पे मीट करता है। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा कि लेंस से जहां पे ये जाके मीट करेगा, तो लेंस से इस पॉइंट तक यहाँ पे एक पेपर रख दिए हैं, जिस कारण से वो बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, बताए हुए थे। ये सारा का सारा सनलाइट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, हीट बढ़ता जाएगा, ये जलने लगेगा कागज जो होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे मीट कराया जा रहा है? लेंस से मीट कराया जा रहा है फोकस पे। तो लेंस से फोकस तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ठीक है, इस पॉइंट को फोकस बोलेंगे, लेकिन लेंस से इस यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो क्वेश्चन में पूछा कि लेंस और वो पेपर या उस पॉइंट तक के क्या आंसर होगा? फोकल लेंथ। समझ गए? यस सर। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन है, देख लो। What type of lens is used as a reading glass? How is the object positioned with the respect of this lens? Draw the appropriate. ठीक है, देखो, मान लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को क्या करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज करते हैं। मतलब कोई पेपर में बहुत छोटा छोटा अल्फाबेट्स लिखा हुआ है, तो इस तरह से देखते हैं और बड़ा करके देखते हैं। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट्स को कहाँ, किसके बीच यदि रखा जाए, जिस लेटर्स अल्फाबेट्स को हम पढ़ रहे हैं, लेंस से कितना दूरी पे रखा जाएगा कि वो बड़ा करके दिखाएगा? ये बताओ, ऑब्जेक्ट को कहां से कहां के बीच रखा जाएगा, ये बताओ। Focus और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। गुड, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि अभी हम बताए कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही जब रखते हैं तो बड़ा इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल मतलब सीधा इमेज बनता है, हाँ, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो इसीलिए कि लेंस को कितनी दूरी पे रखेंगे, तो हम बोलेंगे कि द लेंस शुड बी प्लेस्ड लेस देन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ मान लो कि 50 सेंटीमीटर है, मान लो 50 सेंटीमीटर यदि है, तो जो पेपर होगा वो 50 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखेंगे, फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखेंगे। आंसर ये हो गया। फिर बोल रहे रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम बना दोगे, दोनों के बीच ऑब्जेक्ट रखोगे, वर्चुअल इमेज बना, बड़ा इमेज बना, वो डायग्राम बना देना लास्ट केस। समझ गए? नेचर भी शो करना है, हाँ, नेचर भी शो करना है। जब फिगर बना दिया तो नेचर तो हो ही गया ना, तो लास्ट में लिखोगे ही वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। फिगर बना दिया तो वो तो जरूर लिखना है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन हम आपसे चाहते हैं कि आप पूछ लो। क्वेश्चन आपको सब आता होगा, सारा हम बताए हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस हम बताए हैं थ्योरी के तौर पर, आपके बुक में कुछ अलग फॉर्म में पूछा है, कुछ अलग ढंग से पूछा है, घुमा के पूछा है, तो आपको आंसर करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो क्लास में होने से यही होता है कि बुक सामने होके हम पूछ लेते हैं, बता देते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है बताओ? और देखिए क्वेश्चंस कहीं यदि और है तो। Sir, the हाँ जी, question of white light is made to fall on one face of a glass prism. Draw a ray diagram to show the nature of the emergent beam.
क्या ग्लास फ्रिज पर क्या फॉल कराया गया? लाइट, सर व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट, ठीक है। देखो, तो हम बोले हुए थे ना कि प्रिज्म से जब भी हम लोग व्हाइट लाइट ऐसे पास करेंगे, व्हाइट लाइट, क्या होगा बता दो? 7 कलर में निकलेगा। हाँ, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये 7 कलर में बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर में बढ़ जाएगा, फिर से बैंड होके निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना? और ये 7 कलर का एक बैंड मिलेगा, ठीक है? 7 कलर का एक बैंड मिलेगा, विबग्योर, VIBGYOR, हो गया। बाद में पूछा कि इमर्जेंट रे कौन सा है? इमर्जेंट रेज ये है, इमर्ज मतलब बाहर निकलना, तो ये है इमर्जेंट रेज, लिख दो इसे, इमर्जेंट रेज। इमर्जेंट रेज कितने रेज हैं? 7, लिख सकते हो 7। 7 और ये इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है? यही फिगर बनेगा। और सर ये बैंड क्यों करता है? अच्छा देखो, हम बताए हुए थे ना कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बैंड करेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। यस सर। तो ये Yes, sir. एयर से जा रहा है ग्लास पे, इसलिए जाना चाहिए था इससे, लेकिन बैंड किया। फिर जब निकल रहा है, ये जाना चाहिए था इससे, लेकिन फिर से बैंड किया। ग्लास टू एयर। हाँ, तो जब भी ये मीडियम चेंज करता है तो वो बैंड करता है। क्यों बैंड करता है? रीजन भी बताए थे, क्योंकि स्पीड वैरी कर जाता है। जब रेयरर से डेंसर में जाएगा स्पीड कम होगी, फिर ग्लास जो डेंसर मीडियम है, डेंसर से फिर रेयरर में गया, एयर पे गया, तो फिर स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है? तो स्पीड चेंज करने के ही कारण वो बेंड करता है, ठीक है? और क्वेश्चंस बताओ। नो सर। ठीक है, और भी देख लीजिए बाकी स्टूडेंट्स, यदि और नहीं पूछना है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और कोई डाउट है? सर एक डाउट है, हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। हाँ हाँ पढ़ो। Avneet, while waving his hand very fast in front of his eyes, absorbed that his figure appeared blue. What would be the reason for it? फिर से पढ़ोगे स्टार्टिंग में, थोड़ा धीरे पढ़ोगे। Avneet, while waving his hand very fast in front of his eyes, absorbed that his figure appeared blue. What would be the reason for it? कौन मूव कर रहा है? अपना हाथ जो मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? वो वर्ड हम नहीं सुन पा रहे हैं। Avneet. अवनीत, अच्छा नाम है अवनीत। मिरर के सामने अपने हाथ को मूव कर रहा है ना? सर वो अपना हाथ मूव कर रहा है और जो भी फिगर है वो ब्लू हो जा रहा है, तो वो रीजन पूछ रहा है कि वो क्यों हो रहा है। सर अपने आईज के सामने कर रहा है। अपने आईज के सामने हाथ को मूव कर रहा है। अच्छा सॉरी, देखोगे ब्लू नहीं हो रहा है, ब्लर है, ब्लर, BLURR है, ब्लर है ना? सर वो वर्ड कट गया है। हाँ ब्लर है, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे थे। देखो होता क्या है, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख सके, मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ठीक है? आप बुक्स वगैरह भी यदि रख के पढ़ते हो तो 25 सेंटीमीटर या उससे कुछ दूरी पे रखते पढ़ते हो। यदि बहुत सामने ले आते हैं तो पढ़ तो पाओगे, 2 मिनट 3 मिनट के बाद ही माथा दर्द स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस पड़ेगा। तो लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, अच्छे से देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। और बहुत जब हम लोग सामने लाते हैं तो हमारे आई में भी क्या है? एक कन्वेक्स लेंस है। तो बहुत सामने जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका जो रियल इमेज है, रियल इमेज बनाएगा फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, तो उसको एडजस्ट करने में काफी दिक्कत होता है। इसलिए बहुत सामने जब ले आते हैं तो इमेज नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है। ब्लर का मतलब समझे होंगे, धुंधला।
ठीक है। Yes, sir. ईस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कितना है 25 सेंटीमीटर, यही है रीजन। ठीक है। Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है। यदि अभी भी देखना, अपने बुक्स में देखना, मॉड्यूल्स में देखना, जो भी क्वेश्चन यदि डाउट रहता है नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डाउट पूछोगे, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। Thank you, sir.